कागज कागज सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या? 2024 इलेक्शंस के बाद वापस से एनडीए की सरकार बन चुकी है और इसके साथ ही सीएए और एनआरसी को लेके चर्चाएं तेज हो गई है। अगर कोई मुझसे सिर्फ हाँ या ना में पूछे कि क्या सीएए, एनआरसी और एनपीआर मिलके किसी की सिटीजनशिप ले सकते हैं, तो मेरी व्यक्तिगत समझ ये कहती है कि हाँ, इससे किसी की सिटीजनशिप जा सकती है। कैसे जा सकती है, किस बेसिस पे सिटीजनशिप कैंसिल होगी, या फिर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या होगा, या फिर अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे कि आप इंडिया के सिटीजन प्रूव होंगे, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में समझेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आज का इस वीडियो के बाद आपको सीएए, एनआरसी और एनपीआर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। सीएए की हिस्ट्री, असम अकॉर्ड्स या फिर इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में कैसे शुरू हुआ, ये सब अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 बना रखा है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम 2003 के सीएए के बाद से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, 2003 के सीएए में पहली बार इलीगल इमिग्रेंट करके जो शब्द है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दिया गया और यहीं से सारी चीजें शुरू होती है। सीएए 2003 के बाद जो एनडीए सरकार है वो अपना मूड बना चुकी थी कि वो 2004 का इलेक्शंस जीत के आएगी और उसके बाद इलीगल इमिग्रेशन वाले इशू को बहुत ही स्ट्रिक्टली एड्रेस करेगी। लेकिन 2004 में अनएक्सपेक्टेडली एनडीए हार जाती है और यूपीए गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। अब आप लोग में से जिसने भी मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि जब जब कांग्रेस या यूपीए की सरकार आती है, वो इलीगल इमिग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहती है। वो ये सिटीजनशिप वाले टॉपिक्स पे हाथ नहीं डालना चाहती है। लेकिन जब जब एनडीए या बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, वो इलीगल इमिग्रेशन वाले इशू को बहुत जोर शोर से उठाती है। तो 2004 से 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट थी और एज एक्सपेक्टेड उसमें सीएए वगैरह को लेके बहुत ज्यादा शोर शराबा कुछ भी नहीं किया गया। अगर आप पॉलिटिकल एंगल से समझे तो जो कांग्रेस है उसकी वोट बैंक हमेशा से मुस्लिम्स रही है और जो हिंदूज है, जो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, जो थोड़े कट्टर हिंदू है, वो हमेशा से बीजेपी का वोट बैंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो भी अपने वोट बैंक को देख के ही पॉलिसीज डिफाइन करती है। तो 2014 में जब बीजेपी मेजॉरिटी के साथ आई तो उसने कहीं ना कहीं ये सोचा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स में हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट या दूसरे धर्म के लोग हैं, इस्लाम और ज्यूज को हटा के, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो सिटीजनशिप देना चाहती थी। क्योंकि अभी क्या होता था कि मान लीजिए कोई हिंदू इलीगल इमिग्रेंट भी है तो उसे भी फॉरेनर्स एक्ट या पासपोर्ट एक्ट के तहत जेल में डाला जा सकता था। इसी सिचुएशन को समझते हुए बीजेपी ने 3 कंडीशंस निकाले। पहला कंडीशन में था 6 धर्म का नाम, हिंदूज, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस। दूसरा कंडीशन था 3 कंट्रीज के नाम, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तीसरा कंडीशन था एक कट ऑफ डेट, वो था 31 दिसंबर 2014। तो जो भी लोग इन 6 रिलीजन से आते हैं, इन 3 कंट्रीज से आते हैं और कट ऑफ डेट के पहले इंडिया आ चुके हैं, उन्हें वो एज अ इलीगल इमिग्रेंट अब से नहीं देखेंगे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2015 में पासपोर्ट एक्ट में चेंज किया गया और 2016 में भी फॉरेनर्स एक्ट में चेंज किया गया। इस इलीगल इमिग्रेंट का जो डेफिनेशन था उनमें से इन लोगों को हटा दिया गया। तो अब ये जो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे लोग इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे। अब 2016 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि सीएबी 2016 लाया गया। अब ये जो बिल है ये 2019 में लोकसभा में पेश हुई और लोकसभा में जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी की मेजॉरिटी थी, तो बहुत ही इजीली ये बिल लोकसभा में पास हो गई। लेकिन राज्यसभा में उस समय बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं थी, तो राज्यसभा में डिस्कशंस के नाम पे इस बिल को खींच दिया गया। अगर बीजेपी चाहती तो लोकसभा और राज्यसभा को साथ में बैठा के ये बिल जबरदस्ती पास करा सकती थी, लेकिन 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस थे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस बिल को लेके सिर्फ शोर शराबा हुआ, बट ये बिल राज्यसभा से पास नहीं करवाई गई। अब 2019 का इलेक्शन होता है और इसमें तो बीजेपी इस बार पिछली बार से भी सारा सीट्स लेके आती है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी और एनडीए को ये खुली छूट थी कि आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसमें जनता आपके साथ है। तो जो ये बिल था सीएबी 2016 का, ये क्योंकि 2019 में लोकसभा से पास हुआ था लेकिन इलेक्शंस के पहले लोकसभा भंग हो जाती है, तो ये जो बिल है वो नल एंड वॉइड हो गई, यानी कि लैप्स हो गई। तो इस वजह से वापस से एक नया बिल लाया गया और उसे हम बोलते हैं सीएए ऑफ 2019, जिस चीज को लेके आज इतना सारा कंट्रोवर्सी है।
अब हम एक बार 2016 के सीएबी और 2019 के सीएबी के बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चेंजेस की गई। सबसे पहला चेंज ये था कि जो इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में जब से घुसा है तो उसको सिटीजनशिप उसी दिन से दे दी जाएगी। अब ये क्यों किया होगा इसके बारे में थोड़ा सोचिए। मान लीजिए एक हिंदू इलीगल इमिग्रेंट 2010 में इंडिया में आया और एक और इलीगल हिंदू इमिग्रेंट 2012 में इंडिया में आया। अब उन दोनों ने आपस में शादी कर ली और 2014 या 15 में उनका एक बच्चा हो गया। अब जब ये बिल पास होगा तो वो तो 2019 से होगा, तो जो सिटीजनशिप उन्हें ग्रांट होगी वो तो 2019 से होगी। लेकिन अब ये जो बच्चा है वो जब हुआ तब वो इलीगल इमिग्रेंट का बच्चा था। तो क्योंकि 2003 के उसमें लिखा हुआ था कि अगर इलीगल इमिग्रेंट से कोई बच्चा होता है तो वो भी इलीगल इमिग्रेंट कहलाएगा, तो इस बच्चे को तो सिटीजनशिप नहीं मिलती। तो इस चीज को बदलने के लिए कि मान लीजिए कि 2019 के पहले किसी का बच्चा हुआ होगा उसके एंट्री डेट से लेके, तो उसे भी सिटीजनशिप मिल जाए, इसीलिए जिस दिन से इलीगल इमिग्रेंट ने इंडिया में एंटर किया है उसी दिन से उसे इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। दूसरा चेंज था नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में। इंडिया का सिटीजन बनने के लिए आपको 12 साल इंडिया में रहना कंपलसरी था, पर इन लोगों के लिए इसे घटा के 6 साल कर दिया गया। अब ये इसलिए किया गया होगा क्योंकि कट ऑफ डेट 2014 का था और वहां से अगर आप 6 साल गिनिएगा तो 2020 बनता है। तो बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट के दिमाग में होगा कि जब तक 2020 आएगा तब तक ऑलमोस्ट सभी को, जो भी 2014 के पहले आए हैं, जिनको भी सिटीजनशिप मिलनी है उन्हें 2020 तक मिल जाएगी। तो इसीलिए ये जो पीरियड है इसे 12 से घटा के 6 कर दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण चेंज ये था कि अगर ये जो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले लोग हैं, इन पे कोई सिटीजनशिप रिलेटेड केस चल रहा है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा या तो बंद कर दिया जाएगा। अब जब उन्हें सिटीजनशिप दे ही रहे हैं तो उन पे सिटीजनशिप रिलेटेड केस का तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसलिए ये चेंज भी 2019 के सीएबी में लाया गया। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया। अगर आपको याद होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत इलीगल इमिग्रेशन की आसाम में हुई थी, और जो ये नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है या मिजोरम है, ये सब पहले आसाम का ही पार्ट हुआ करते थे। तो वहां पे जो कट ऑफ डेट एग्री हुई थी वो थी 25 मार्च 1971 एज पर आसाम अकॉर्ड्स। अब आप उस डेट को बदल के 2014 कर दे रहे हो। तो इस चीज को लेके जो कैब 2016 का भारी विरोध आसाम में देखा गया था, और इसके साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स है उसमें भी इसका भारी विरोध हुआ था। तो इस विरोध को रोकने के लिए इस चेंज को लाया गया। ये जो रूल्स है सीएए के, ये कोई भी 6 शेड्यूल एरिया या फिर आईएलपी वाले एरियाज में लागू नहीं होगा। आईएलपी हम लोग बोलते हैं इनर लाइन परमिट को। तो इस चीज को लाके नॉर्थ ईस्ट को शांत कर दिया गया। अगर आप में से कोई नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश वगैरह घूमने गया है तो आपको पता होगा कि एक स्पेशल परमिट लगती है वहां घूमने के लिए, इसे बोलते हैं इनर लाइन परमिट। और 6 शेड्यूल होती है, एक्चुअली ट्राइबल्स के एरियाज को हम लोग 6 शेड्यूल बोलते हैं। तो जो ट्राइबल एरियाज है नॉर्थ ईस्ट के और जो इनर लाइन परमिट में आती है उन पर ये सीएए के रूल्स लागू नहीं होंगे। अब 6 शेड्यूल में आसाम का कुछ एरिया, त्रिपुरा का 3/4 एरिया, मिजोरम और मेघालय आते हैं, और आईएलपी में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम आते हैं। तो इन एरियाज पे तो सीएए एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो जब सीएए एप्लीकेबल नहीं होगा तो यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट भी नहीं होगा। अब बचा मणिपुर। तो मणिपुर में ऑलरेडी एनडीए की सरकार थी, तो मणिपुर को भी उठा के आईएलपी में डाल दिया। तो इससे ये हो गया कि ये जो सीएए के रूल्स है वो अब मणिपुर पे भी लागू नहीं होंगे। तो इस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट में भारी विरोध हुआ था सीएबी 2016 का, उसे पूरी तरह से शांत कर दिया गया, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टेट्स या तो आईएलपी में आ गए या तो 6 शेड्यूल में आ गए। तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में सीएए 2019 को लेके उतना प्रोटेस्ट नहीं देखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेंसस, एनआरसी और एनपीआर को समझते हैं। सेंसस 1948 सेंसस एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इसे रजिस्ट्रार जनरल हर 10 साल में इंडिया में करवाता है। इसमें आपका कास्ट, यानी कि अगर आप SC/ST से है तो उन SC/ST लिखवा सकते हैं। इसके अलावा आपका मदर टंग, आपका लैंग्वेज, आपका रिलीजन, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, आपके घर में पानी आता है कि नहीं, ये सब सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था जिसमें पूरे कास्ट का इंफॉर्मेशन दिया गया था। हर एक कास्ट के लोग कितने आबादी में हैं ये बताया गया था। उसके बाद इस चीज को रोक दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये था कि हो सकता है कि अगर कास्ट का डेटा कंटिन्यूअसली कलेक्ट किया जाए तो जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से कास्ट बेस्ड हो जाएगी। तो इस चीज के लिए 1931 सेंसस के बाद से कास्ट का डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है। अब इस चीज में भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल छुपा हुआ है।
2011 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो 2011 में जब सेंसस लिया गया तो उसमें पाया गया कि जो हिंदूज की पॉपुलेशन है वो 80% से कम हो गई है, और ये इंडिया में पहली बार हुआ था। इस चीज के डर से कि ये चीज बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, 2011 का सेंसस जो है वो कांग्रेस ने रिलीज ही नहीं किया। अब 2014 में जब बीजेपी आई तो उन्होंने 2011 का सेंसस रिलीज किया, जिससे ये पता पड़ा कि हिंदूज की पॉपुलेशन 80% से कम हो गई है। अब हम एनपीआर और एनआरसी को समझते हैं। एनपीआर होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो एनपीआर और एनआरसी जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आता है, और इसे भी कंडक्ट जो रजिस्ट्रार जनरल है वही करवाएगा। जो एनपीआर है उसमें हम लोग एक एरिया का पॉपुलेशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो उस एरिया में 6 महीने से रह रहा है या आगे भी 6 महीने रहना चाहता है, ऐसे लोगों की गिनती उस एनपीआर में होती है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो एनपीआर में लोग हैं वो जरूरी नहीं कि इंडिया के सिटीजन्स हो। यानी कि मान लीजिए कि कोई बाहर से इंडिया पढ़ने आया है या कोई बाहर से इंडिया जॉब करने आया है, अब वो इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन वो उस एरिया में क्योंकि काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से रह रहा है। अब अगर वो रह रहा है तो उसका नाम एनपीआर में होगा, बट वो एज अ इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। अब ये एनपीआर भी सेंसस के साथ ही हो जाता है, तो जब सेंसस के लिए डेटा कलेक्ट करने के लोग आपके घर पे आते हैं तो तब एनपीआर भी साथ ही साथ कैलकुलेट हो जाता है। एनपीआर और एनआरसी के जो रूल्स है वो 2003 के सीएए में लाए गए थे। तो जो पहला एनपीआर हुआ वो 2010 में हुआ और वो यूपीए गवर्नमेंट के अंदर हुआ। तो अब आप बोलेंगे कि जब एनपीआर ऑलरेडी हो चुका है तो इसको लेके इतना शोर क्यों है? यहीं पे ट्विस्ट आता है। जब एनपीआर 2010 में कैलकुलेट किया गया तो 14 चीजें पूछी जाती थी, मतलब 14 क्वेश्चंस थे। अब जो एनडीए गवर्नमेंट एनपीआर कराने वाली है उसमें 14 प्लस 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं। अब हम ये जो 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उनको समझते हैं। पहला है मम्मी और पापा का जो जन्म का स्थान है वो। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने मम्मी और पापा का जन्म स्थान जानते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो उसका नंबर दे दीजिए। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो उसका नंबर दे दीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका नंबर दे दीजिए। और अगर आपके पास कोई मोबाइल है तो उसका नंबर दे दीजिए। तो ये 7 चीजें आपसे पूछी जाएंगी नए वाले एनपीआर में, और इसी चीज को लेके इतना विरोध हो रहा है। लोगों में इस चीज का डर है कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसका यूज करके उनके सिटीजनशिप पे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, तो इसीलिए इस पे इतना हल्ला हो रहा है। अब हम एनआरसी पे आते हैं। तो एनआरसी में जो भी इंडियन सिटीजन्स है उनका इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो या ना रह रहे हो। जो नहीं रहते उन्हें हम एनआरआई बोलते हैं। तो इन सब का डेटा एनआरसी में स्टोर होता है। तो जो पहला एनआरसी था वो खुद जवाहरलाल नेहरू ने ही 1951 में आसाम में करवाया था। इसके बाद 2010 में यूपीए की गवर्नमेंट ने आसाम के 2 एरियाज में एनआरसी करवाने का ट्राई किया, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आसाम में एनआरसी सही से होना चाहिए, और उन्होंने ये बोला कि ये जो एनआरसी होगा वो उनके देखरेख में होगा, यानी कि डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 2013 में ये जो गाइडलाइंस है ये सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कि आसाम अकॉर्ड्स का बहुत टाइम से उल्लंघन चल रहा है, और हमें आसाम अकॉर्ड्स को लाने के लिए एनआरसी जो है उसे करवाना बहुत जरूरी है आसाम में। अब इसमें भी अगर आप थोड़ी गहराई में जाएंगे तो जो वो 2 जज की बेंच थी उसमें से एक जज तो थे, वो थे रंजन गोगोई, जो कि खुद आसाम से आते थे। तो उन लोगों ने ही ये डिसीजन दिया था कि एनआरसी आसाम में करवाना बेहद जरूरी है। अब हम एक बार एनआरसी के प्रोसेस को समझते हैं। तो हर एरिया में एक लोकल रजिस्ट्रार होता है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में पटवारी बोलते हैं। तो जो ये लोकल रजिस्ट्रार होगा वो हर सिटीजन का जो उसके गांव में आता है, उस एरिया में आता है, उसका इंफॉर्मेशन नोट डाउन करेगा। अब उसमें से जो केस डाउटफुल लगेगा, यानी कि मान लीजिए कोई नया आदमी है जिसे उसने नहीं देखा है पहले, तो हो सकता है कि वो उस केस के आगे एक डाउटफुल लगा दे। और ऐसे करके जो हर लोकल रजिस्ट्रार है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और अपने एसडीएम के पास भेजेगा, यानी कि सब डिविजनल रजिस्ट्रार के पास। जो एसडीएम होता है वही सब डिविजनल रजिस्ट्रार भी होगा, तो वो एसडीआर के पास भेजेगा। अब जो एसडीआर होगा वो इन डाउटफुल केसेस को देखेगा और फिर इसको लेके एक बार उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। अगर वो क्लैरिफिकेशन जस्टिफाइड है तो फिर जो एसडीआर है वो उनका नाम उस लिस्ट से हटा देगा, और अगर उसे उसके बाद भी डाउट रहता है तो वो उसे डाउटफुल मार्क करके आगे भेज देगा। अब वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास, जो कि मोस्टली डीएम होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है वो वापस से एक मौका देगा कि आप क्लैरिफाई कीजिए कि आपका नाम क्यों डाउटफुल में आ रहा है, आप प्रूफ कीजिए कि आप इंडिया के सिटीजन हैं।
अगर सामने वाला ये प्रूफ कर दे कि नहीं मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, कुछ मिस्टेक हुआ है, तो उसका नाम उसमें से हटा दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि नहीं प्रूफ कर पाया, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेज देगा। अब इसके लिए अलग से तो एनआरसी कुछ होगा नहीं, जो एनपीआर का डेटा आएगा या सेंसस का डेटा आएगा उसमें ही सिटीजन्स के नाम लिखे होंगे। अब जो लोकल पटवारी है वो सिटीजन्स के नाम देख के बता देगा कि हाँ भाई ये मेरे को लग रहा है सही में सिटीजन है और ये मेरे को डाउटफुल केसेस लग रहा है। अब जो डाउटफुल केसेस है वो आगे एसडीआर के पास जाएंगे, एसडीआर वापस से उन्हें क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाएगा और ऐसे करके ये प्रोसेस अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी चीज पे इतना भारी विरोध हो रहा है कि अगर मान लीजिए किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर कोई अनाथ है तो वो कैसे प्रूफ करेगा कि वो इंडिया का सिटीजन है, और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो क्या उसे देश से निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। अपने आप में एनआरसी या एनपीआर कोई बुरी चीज नहीं है। हर देश के गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि उनके सिटीजन्स कौन है और कौन इलीगली रह रहा है। अगर आप कोई भी देश देखें, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी देश में उनके पास अपने सिटीजन्स का डेटा रहता ही रहता है। पर इस चीज के प्रोसेस को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। तो हम एक बार जो 2019 का जो असम का एनआरसी हुआ उसके रिजल्ट्स को देखते हैं। अब जो 2019 में असम में एनआरसी हुआ उसके लिए जो सेवा केंद्र है उसे एस्टैब्लिश किया गया। अब इसमें दो लेगेसी चीजों को बहुत महत्व दिया गया। पहला था 1951 का एनआरसी जो कि जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था। तो अगर आपके पूर्वज 1951 के एनआरसी में आ गए तब तो आप असम में रहते थे पहले से ही और आप इंडिया के सिटीजन बाय डिफॉल्ट हो गए। अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो 1971 का वोटर लिस्ट देखा गया। तो 1971 के वोटर लिस्ट में भी अगर आपके पूर्वज या एंसेस्टर्स का कोई भी डेटा है तो फिर भी आप इंडिया के सिटीजन मान लिए जाएंगे। तो आपको ये जो एनआरसी लिस्ट है इसमें ऐड कर लिया जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिक्कत होगी जब आपके पास ये दोनों जगहों में नाम ना हो। तो ये सब के बाद जो हर एक इंसान है आसाम का उसे एक एप्लीकेशन देना था और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन हुआ। अगर आप ये दोनों लिस्ट में आ गए तो फिर तो आप बहुत ही सेफ जोन में हो। ऐसा करते करते जब एक ड्राफ्ट बना तो उसमें टोटल 40 लाख लोग बचे जो कि सिटीजन इंडिया के नहीं कहलाएंगे। तो वो जो 40 लाख लोग थे उन्हें वापस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने वापस से कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जिससे ये जो लिस्ट है वो बच गया बस 19 लाख लोगों का। अब ये बहुत ही शॉकिंग फिगर था क्योंकि कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में है, उसमें से कम 50 से 60 लाख तो आसाम में ही है। तो जब जो डेटा आया उसमें 19 लाख लोग ही बचे। अब इन 19 लाख लोगों में से भी 12 लाख के आसपास तो नॉन मुस्लिम्स थे। तो जो बीजेपी और एनडीए को लग रहा था कि सबसे ज्यादा मुस्लिम इमिग्रेंट्स पाए जाएंगे, ये तो उसका उलट रिजल्ट दे रहा था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बीजेपी और एनडीए भी शॉक हो गई। अब आप और मैं बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हुआ क्या होगा। इंडिया में करप्शन तो चरम पे है। तो जो भी लोग बांग्लादेश से इंडिया इलीगली घुसे भी होंगे उन्होंने किसी तरह फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लिया होगा। उनके पास आधार कार्ड भी होगा, वोटर आईडी कार्ड भी होगा, पासपोर्ट भी होगा। तो जो इलीगली घुसे थे वो तो एनआरसी में पकड़ाए ही नहीं। तो जो एनआरसी का मेन मोटिव था वही फेल हो गया। तो इसकी वजह से जो एनआरसी 2019 का हुआ उसका जो हेड था उसे हटा के अब आसाम के ही एक सीनियर ऑफिसर को एनआरसी करवाने की जिम्मेदारी दी गई। अब जो आसाम के सीनियर ऑफिसर है उन्होंने पहले 3 गलतियां निकाली जो कि 2019 के एनआरसी में हुई है। पहली गलती ये थी कि फॉरेनर्स एक्ट के तहत जो लोग ऑलरेडी इलीगल इमिग्रेंट साबित हो चुके हैं ऐसे लोग भी एनआरसी 2019 में इंडिया के सिटीजन्स में आ गए। आप सोचिए कि ऑलरेडी उन्हें इलीगल इमिग्रेंट घोषित कर दिया गया है पर वो लोग भी एनआरसी के तहत इंडियन सिटीजन बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुई है वो तो इससे बहुत साफ है। दूसरी गलती थी डाउटफुल वोटर्स की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने वोटर लिस्ट में कुछ वोटर्स को डाउटफुल कैटेगरी में रखा था। यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई भी पूर्वज आसाम के वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन एकदम से आप आसाम के वोटर लिस्ट में ऐड हो गए, तो ऐसे लोगों को इलेक्शन कमीशन ने डाउटफुल वोटर्स के लिस्ट में डाल रखा था। ऐसे लोग भी एनआरसी जब हुआ तो वो इंडिया के सिटीजन में आ गए। तीसरा गलती था कि जिन पे ऑलरेडी केस चल रहा है फॉरेन ट्रिब्यूनल में ऐसे लोग भी एनआरसी में आ गए। तो जब ऐसे लोग भी एनआरसी में आ गए जिन पे इलीगल इमिग्रेशन होने का शक है तो फिर आप एनआरसी को सही कैसे बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन गलतियों से ये बात तो साफ है कि जो इलीगली इंडिया में घुसा है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नकली बना लिए हैं और वो जो एनआरसी है उसमें वो बहुत इजीली बाईपास कर गए। तो एनआरसी का जो मतलब था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। अब जो बचे कुछ लोग हैं जो ये एनआरसी प्रोसेस को बाईपास नहीं कर पाए उनका क्या होगा। तो मान लीजिए अगर आपका नाम एनआरसी में नहीं आया तो आपको एक रिजेक्शन स्लिप दे दी जाएगी। इस रिजेक्शन स्लिप को लेके आपको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाना होगा।
तो उस फॉरेन ट्रिब्यूनल में ये केस चलेगा और उसमें आपको ये प्रूफ करना होगा कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर फॉरेन ट्रिब्यूनल आपको इलीगल इमिग्रेंट घोषित कर देगा। इसके बाद आपके पास एक और मौका मिलेगा, वो है आप हाई कोर्ट में ये केस की अर्जी डाल सकते हैं। अब हाई कोर्ट में ये केस वापस से चलेगा और वहां आपको प्रूफ करना होगा कि मैं इंडिया का सिटीजन हूं। अगर आप वहां भी प्रूफ नहीं कर पाए तो आपको फिर इलीगल इमिग्रेंट घोषित कर दिया जाएगा और ये फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केस जा सकता है, पर इसकी चांसेस बहुत कम है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि अगर आपका नाम एनआरसी में नहीं आया तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ सकती है। अब जो ये एनआरसी है इसमें एक और बहुत शॉकिंग चीज पता पड़ी कि ये जो लिस्ट है इसमें 65 से 70% तो वुमेन के नाम थे। अब आप ये सोचिए कि वुमेन के नाम इतने ज्यादा क्यों आए होंगे। पहली बात, वुमेन का जो नाम है वो बहुत बार शादी के बाद बदल जाता है, उनकी जगह बहुत बार बदल जाती है। तो इस वजह से जो वुमेन्स है उनका नेम या फिर उनका जो प्लेस है वो चेंज हो जाता है आफ्टर मैरिज। तो इसलिए बहुत सारे वुमेन्स ऐसे ऐड हो गए एनआरसी में। दूसरा ये है कि जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने की संख्या थी उस समय वुमेन्स की वो बहुत कम थी, तो इसलिए स्कूल या कॉलेज का सर्टिफिकेट भी वुमेन के नाम पे नहीं मिलता था। तीसरा रीजन ये है कि शादी के बाद जो वुमेन है वो दूसरे घर चली जाती थी और जो मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टीज है जो उनके पेरेंट्स के नाम पे है वो लड़के को पास डाउन हो जाती थी, तो जो प्रॉपर्टी पे नाम है उसमें भी वुमेन का नाम नहीं मिलता है। तो इस वजह से 65 से 70% नेम्स तो वुमेन के थे एनआरसी में। इसके साथ ही साथ ऐसे बहुत से केस है कि मान लीजिए कोई बहुत गरीब इंसान है और उसके पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं है, तो जो बच्चा है वो घर पे ही डिलीवर हो गया। अब मान लीजिए किसी कारणवश उसे स्कूल नहीं भेजा गया या फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे लोग भी एनआरसी में छट जाएंगे जबकि वो इंडिया का सिटीजन है, लेकिन क्योंकि वो गरीब है उसने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया, उसके पास में भी अवेयरनेस नहीं थी, उसने घर में बच्चा डिलीवर कर दिया या फिर उसे बच्चे को पढ़ाया नहीं, तो ऐसे लोग भी एनआरसी की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। प्लस मान लीजिए जो अनाथ है या फिर मान लीजिए जो स्पेशली एबल्ड है, ऐसे लोगों के पास भी हो सकता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ना मिले। तो ऐसी चीजों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा जब हम एनआरसी की बातें करते हैं। तो अब हम एक बार बेस्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं कि मान लीजिए 1.5 से 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट हम लोगों ने पकड़ लिए, हम लोगों ने पूरे देश में एनआरसी करवाया और 1.5 से 2 करोड़ लोग पकड़ा गए। अब इन्हें हम रखेंगे कहाँ? इंडिया में टोटल 10 डिटेंशन सेंटर है। अगर आप हर एक डिटेंशन सेंटर की कैपेसिटी 1000 भी मान ले या 2000 भी मान ले तो भी ये 10,000 से 20,000 लोग हुए। आपको 2 करोड़ लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखना है, तो आप सोचिए कितने सारे डिटेंशन सेंटर आपको बनाने पड़ेंगे। चलिए अगर आपने डिटेंशन सेंटर बना भी दिया तो ये जो 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं जब वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे तब वो कुछ काम तो नहीं कर रहे होंगे, तो इन्हें खिलाने पिलाने सब चीज की जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिर इसके बाद ये जो 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं इनका केस चलेगा फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में, तो इसके लिए हमारे पास फॉरेन ट्रिब्यूनल्स इतने जजेस भी होने चाहिए। अब जो भी इस फॉरेन ट्रिब्यूनल से रिजेक्ट होगा वो हाई कोर्ट में भी अप्लाई करेगा, तो इतने सारे जो केसेस है उसे हाई कोर्ट में भी पास होना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है आप समझ ही सकते हैं कितना लेंदी है, और ये पूरे प्रोसेस के दौरान जो ये 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं उनको रहने की, उनको खाने पिलाने की सबकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा तो हम जैसे टैक्स पेयर्स के ही पैसों से आएगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना लेंदी प्रोसेस है। इसके अलावा जो ये 1.5 से 2 करोड़ लोग होंगे ये क्योंकि मुस्लिम या फिर ज्यू जाति के होंगे, तो इसको लेके कम्युनल राइट्स भी बढ़ने के बहुत सारा चांसेस है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इतना इजी नहीं है जितना आपको पेपर में सुन के लग रहा है। ये करवाने में सरकार की हालत खराब हो जानी है। और मान लीजिए कि ये सारी चीजें करने के लिए सरकार रेडी भी है, तो इसके बाद क्या? बांग्लादेश जो है वो इन सबको एक्सेप्ट कर लेगा ऐसा तो कुछ है नहीं। बांग्लादेश में खुद में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनमें भी गरीबी बहुत ज्यादा है, और बांग्लादेश सरकार जो है वो हाथ फैला के बैठी तो नहीं हुई है कि आप 1.5 से 2 करोड़ जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स है उन्हें आप पहचान लीजिए और आप हमें हमारे पास भेज दीजिए। जब भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से इस बारे में बात करेगी तो बांग्लादेश सरकार ये बोल ही सकती है कि ये 1.5 से 2 करोड़ लोगों का आप हमें डेटा दीजिए, पहले हम अपने यहाँ मिलाएंगे कि कितना डेटा सही है कितना गलत। अब उसमें कितना डेटा मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब ये डेटा का मैच होगा, उसके बाद बांग्लादेश सरकार में भी बोले कि हाँ चलिए आप 10 लाख लोगों को भेज दीजिए, तो फिर से ये जो 1.5 करोड़ लोग हैं इनका आप करिएगा क्या? इन्हें आप एक डिटेंशन सेंटर में बैठा के रात दिन इसके खाने पीने की चिंता तो सरकार नहीं संभाल सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर से ये बोल दिया कि 3 साल अगर आप डिटेंशन सेंटर में रह चुके हैं तो इसके बाद आपको कोई भी इंडियन सिटीजन बेल पे ले जा सकते हैं, यानी कि आपके बदले कुछ राशि जमा करके उनकी गारंटी पे आपको छोड़ा जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है वही तो 10-15 साल का लग रहा है।
तो अगर आप 3 साल डिटेंशन सेंटर में हैं, उसके बाद आपके जान पहचान का कोई इंडियन सिटीजन आए और आपको छुड़वा के ले जाए, तो फिर तो वापस हम लोग उसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां पहले थे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये बहुत ही कठिन प्रोसेस है। इसमें सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि सक्सेसफुली एनआरसी करवाना पूरे देश में। पहला तो आपको अपोजिशन पार्टी से बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है, सब लोग इस चीज का अपोज करेंगे। दूसरी चीज है कि आपके एनआरसी का जो मेथड है, जो हम लोगों ने आसाम में देखा, वो कितना गलत था। तो जो एनआरसी का मेथड और रिजल्ट है, जब वही गलत आ रहा है, तो आपको पहले तो सक्सेसफुली करेक्ट रिजल्ट वाला एनआरसी करवाना होगा। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने मान लीजिए सही से एनआरसी करवा भी दिया, तो आप ये 1.5 से 2 करोड़ इलीगल लोगों को रखिएगा कहाँ? और अगर आपने इन्हें रखने और खाने पीने की व्यवस्था कर भी दी, तो क्या बांग्लादेश इन्हें सही में एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं? इसलिए ये एनआरसी और एनपीआर जो है वो मिलके ऑन पेपर किसी की भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन क्या इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल भी है? आप खुद ही सोच के देखिए, इतने सारे चैलेंजेस के बाद अगर ये सही से इंप्लीमेंट हो भी गया, तो उसके बाद भी हम क्या करेंगे ये 1.5 से 2 करोड़ लोगों का? एक लास्ट पॉइंट है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने बोला कि हम इसे इंप्लीमेंट अपने राज्य में होने ही नहीं देंगे। तो इस चीज को लेके भी बहुत उनको सपोर्ट मिला है कि हाँ भाई, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसे इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। अब हम थोड़ा फैक्चुअली बात करते हैं कि क्या ये वाकई पॉसिबल है भी कि नहीं। तो जो सिटीजनशिप है वो जो है वो यूनियन लिस्ट में आती है, यानी कि इस पे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो स्टेट गवर्नमेंट चाह के भी इसको नहीं रोक सकती इंप्लीमेंट होने से। लेकिन इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकती है। अब आप सोचिए, जो लोकल रजिस्ट्रार है या सब डिविजनल रजिस्ट्रार है, वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। इसके साथ ही साथ जो डीएम है या फिर जो डीआर है, वो आता तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर होता है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर इतना ही बोल दे कि जो लोकल रजिस्ट्रार्स है या फिर जो एसडीआर्स है, उन्हें ये बोल दे कि कोई भी डाउटफुल केस लाना ही मत, तो इस चीज को लेके फिर यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी? तो जो एसडीआर है या एलआर है, उन पे प्रेशर बना के स्टेट गवर्नमेंट बहुत इजीली ये चीज रोक सकती है। ऑन पेपर या फिर लीगली ये चीज नहीं रोका जा सकता है। अब वो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलेगी, बट मान लीजिए कि मौखिक रूप में उन्होंने बोल दिया कि जो एलआर है या एसडीआर है कि आप कोई डाउटफुल केसेस गिनो ही मत। तो अगर आप डाउटफुल केसेस गिनेंगे ही नहीं, तो डीआर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को मैनेज कर सकती है। पर इसका भी तोड़ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर वो ऐसा देखे कि स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो इस बेसिस पे उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने यूनियन लिस्ट का जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करवाया अपने स्टेट में, तो वो पूरी की पूरी सरकार ही गिर जाएगी। अब जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो स्टेट की सरकार ही नहीं बचेगी। अब स्टेट की सरकार ही नहीं बची तो वो किसी पे प्रेशर क्या बनाएगी? तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जोर जबरदस्ती भी ये एनआरसी एनपीआर करवा सकती है, लेकिन इतने बड़े देश में इस चीज को लेके बहुत भारी प्रोटेस्ट होगा। देखिए, कोई भी देश इलीगल इमिग्रेंट को अपने देश में नहीं रखना चाहता है, तो ये तो सही बात है और मैं भी इस चीज से सहमत हूं कि इलीगल इमिग्रेंट्स की पहचान होनी चाहिए और उन्हें जो है उन्हें देश से निकालने का कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हें आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ क्या किया जाए, वो वाला पार्ट। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।